Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSI Net and welcome back to the series Target IIT Jam 2025. So as you know हम कर रहे हैं यूनिट सेल बायोलॉजी जहाँ पर आपने अगर पहले दो लेक्चर्स देखे हैं तो आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हमारी सेल का होता है, दैट इज मेम्ब्रेन्स। चाहे आप बात करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, चाहे आप बात करो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स की, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो उनका स्ट्रक्चर होता कैसे है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, वो सब इसका पार्ट है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस किस टाइप पे के आते हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं डिफरेंट लेक्चर्स में भी, तो सबसे पहले बात करें जैम में, तो जैम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला कंपोनेंट है, कंपोनेंट से रिलेटेड कि लिपिड कंपोनेंट है तो उसमें मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। उसी तरीके से गैट बी में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगी, बट आपके क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं आते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड आते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें और जैम के पर्सपेक्टिव से, गैट बी के एंड CUTPJ तीनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड TFIR के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हमने ये वाला रेडियो लेबल ये वाला पार्ट दिया, रेडियो लेबल फॉस्फेट दिया, तो वो कहाँ पर अटैच होगा मेम्ब्रेन में, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन TFIR में आते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप अभी इस लेवल पर देख रहे हैं तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड इससे हायर लेवल जब आप CSI नेट की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर भी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। सो दोनों तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स। आज हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, लिपिड बायलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये सब हम आज कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली अगर हम कहें फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, तो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एक्सप्लेन करता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज योर सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल। सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल है, प्रेजेंट हुआ था 1972 में, एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, most accepted model to explain structure of membrane, तो मॉडल कहता क्या है, मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन कैसी है वो देखते हैं। मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन जो है made up of lipids, protein and carbohydrates की है with a thickness of 5 nanometers. So the model states membrane is made up of lipids, proteins and carbohydrates with a thickness of 5 nanometers. सो मॉडल कहता है कि जो मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट हैज अ थिकनेस ऑफ 5 नैनोमीटर्स। एंड अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, ये तो कंपोजिशन हो गया कि किस किस की बनी है। स्ट्रक्चर की बात करो तो इट स्टेट्स मेम्ब्रेन इज लाइक आइसबर्ग्स इन सी। मेम्ब्रेन इज लाइक आइसबर्ग्स इन सी। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं एंड उसमें बीच बीच में बर्फ के टुकड़े होते हैं, उसी तरीके से यहां पर क्या है, मेम्ब्रेन में देयर इज अ सी ऑफ लिपिड्स, and
जैसे वहां पर छोटे छोटे से बर्फ के टुकड़े होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, उसी तरीके से यहां पर प्रेजेंट है प्रोटीन्स, यहां पर प्रेजेंट है प्रोटीन्स. सो द मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट रेंडमली. जिस तरीके से बर्फ के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं रेंडमली, उसी तरीके से यहां पर प्रोटीन्स प्रेजेंट है. सो इट स्टेट्स membrane is a sea of lipids. Membrane is a sea of lipids with proteins present randomly. With proteins present randomly. Membrane is a sea of lipids with proteins present randomly. तो आगे चलते हैं एंड ये है आपका डायग्राम. आप देख पाओगे 5 नैनोमीटर की यहाँ पर थिकनेस है एंड सी ऑफ लिपिड्स है, इतने सारे लिपिड्स प्रेजेंट है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स जो है वो रेंडमली प्रेजेंट है. मूविंग फॉरवर्ड, सो ये कुछ फंक्शंस एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें होती है. मेम्ब्रेन्स एक बैरियर बना के रखती हैं, मेम्ब्रेन पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराती है एंड उसके साथ साथ मेम्ब्रेन जो है सिग्नलिंग में काम करती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं मेम्ब्रेन के. मेम्ब्रेन एक बैरियर बना के रखती है, ठीक है, उसके साथ साथ मेम्ब्रेन पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराती है एंड उसके साथ साथ सिग्नलिंग में भी मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है. डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन. देन वी हैव मेम्ब्रेन लिपिड्स. तो अगर हम पहले एक जर्नलाइज चीज देखें कि मेम्ब्रेन जो हमारी है, हमारी जो मेम्ब्रेन है it is made up of 3 different components: lipids, proteins and carbohydrates. Lipids, proteins and carbohydrates. तो लिपिड्स अपने आप को अरेंज करते हैं टू फॉर्म अ बाइलेयर. लिपिड्स क्या करते हैं? अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ बाइलेयर. अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ बाइलेयर. अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक बाइलेयर बन जाए एंड ये बेसिकली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं. मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं. वहीं पर हमारे प्रोटीन्स हमारी जो मेम्ब्रेन है वहां पर एक फंक्शनल पार्ट बनाते हैं. रेंडमली प्रेजेंट है वो हमने पहले देख लिया एंड ये हमारी मेम्ब्रेन के फंक्शनल पार्ट है. मेम्ब्रेन पे जो भी फंक्शंस आप देख रहे हैं, सिग्नलिंग का फंक्शन चल रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का फंक्शन चल रहा है, तो उस सब में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कभी भी ये फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, नहीं. या तो ये प्रोटीन से अटैच रहते हैं या लिपिड्स के साथ अटैच रहते हैं और हमेशा नॉन साइटोसोलिक साइड, दैट मीन सेल के बाहर वाली तरफ प्रेजेंट होते हैं. सो नेवर प्रेजेंट फ्रीली, never present freely, always attached to either proteins or lipids. To either proteins और लिपिड्स, या तो प्रोटीन से अटैच्ड होंगे या लिपिड से अटैच्ड होंगे. एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमेशा नॉन साइटोसोलिक साइड पर प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट ऑलवेज ऑन, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. प्रेजेंट ऑलवेज ऑन नॉन साइटोसोलिक साइड, और यू कैन से आउटसाइड ऑफ द सेल. तो ये वन ऑफ द स्टेटमेंट्स है जिस पर क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन्स कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट सेल एक्सटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, नॉन साइटोसोलिक साइड पर
प्रेजेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लिपिड बाइलेयर से, हमारे लिपिड पोर्शन से। तो जब भी हम मेम्ब्रेन के लिपिड्स को देखेंगे तो ये 3 अलग अलग टाइप के हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स को जब आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉल्स। सो हमारे मेम्ब्रेन लिपिड्स जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड से, जो खुद में तो पहले तो मोस्ट अबंडेंट है। तो ये एक और पार्ट जिस पे क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स कौन से हैं। मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स जो हैं वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। एंड उसके साथ साथ ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फॉस्फोग्लिसराइड से। फॉस्फो मीन्स phosphate group, phosphate means phosphate group, and glycerides means glycerol plus fatty acid, and glycerides means glycerol plus fatty acid। एंड ये जो आपका ग्लिसरॉल है ये बनाता है बैकबोन, जिस पर पूरा का पूरा ये बनाता है बैकबोन, जिस पर पूरा का पूरा फॉस्फोग्लिसराइड बना है। फॉस्फोग्लिसराइड फॉस्फेट प्लस ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स क्या है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल बैकबोन बनाता है जिस पर पूरा का पूरा फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो CH2OH 3 कार्बन का होता है हमारा ग्लिसरॉल, CHOH एंड CH2OH। तो ये है आपका ग्लिसरॉल, देख पाएंगे आप 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है। ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लिसरॉल के 3 कार्बन है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे लगता है फैटी एसिड, फर्स्ट और सेकंड पर लगते हैं फैटी एसिड्स, एंड थर्ड कार्बन पे लगता है फॉस्फेट, एंड थर्ड कार्बन पे लगता है फॉस्फेट जो फर्दर आगे स्मॉल एल्कोहल से जुड़ा होता है। फॉस्फेट फर्दर आगे जो है स्मॉल एल्कोहल से जुड़ा होता है। जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यहां पर आप जो बॉन्ड देख पा रहे हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज एस्टर बॉन्ड। तो इस पे क्वेश्चन आता है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है आपके कार्बन और फैटी एसिड्स के बीच में, दैट इज योर एस्टर बॉन्ड। तो ये वाला जो पार्ट आप देख पाएंगे, फॉस्फेट आप देख रहे हो चार्ज होगा, फॉस्फेट चार्ज है, एल्कोहल इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो पोर्शन बनता है जिसमें इंक्लूड होता है हमारा ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और स्मॉल एल्कोहल, ये पोलर हेड होता है, ये पोलर पार्ट बनाता है आपके फॉस्फोग्लिसराइड का, पोलर हेड बनाता है। एंड उसके बाद ये जो फैटी एसिड वाला पोर्शन है, ऑब्वियसली फैटी एसिड आर हाइड्रोफोबिक, तो दिस इज योर नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट अगर आप कहेंगे दैट इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज हाइड्रोफोबिक, एंड पोलर पार्ट अगर आप कहेंगे दैट इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा जो लिपिड है, हमारा जो फॉस्फोग्लिसराइड है दैट इज एक्चुअली अ
एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, दैट इज एक्चुअली अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा यहां पर हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। अब एक्सेप्शंस देखेंगे हम। पहली एक्सेप्शन ये है कि आर्के बैक्टीरिया में एस्टर बॉन्ड नहीं होता, ईथर बॉन्ड होता है। पहली एक्सेप्शन, आर्के बैक्टीरिया has ether bond. Archaebacteria has ether bond and also archaebacteria में जो फैटी एसिड है वो ब्रांच्ड होते हैं। That is also a question to be asked. Archaebacteria has branched fatty acids. तो यहां पर आप कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैकबोन क्या है। बैकबोन सबसे पहले तो ग्लिसरॉल की है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फैटी एसिड और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है? एस्टर बॉन्ड। एंड जो एक्सेप्शंस आपने पढ़े कि आर्के बैक्टीरिया में ईथर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड नहीं होता है, और आर्के बैक्टीरिया में ब्रांच फैटी एसिड चेन होती है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे। तो यहीं पर आप देख पाओगे कि जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। और एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास ऑल इन ऑल जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो आपका एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। अब हमने लिखा कि फॉस्फेट के साथ कुछ एल्कोहल जुड़े हैं, तो कौन कौन से? बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ एल्कोहल्स जुड़ते हैं। उनमें से मोस्ट अबंडेंट एल्कोहल्स कौन से जुड़ते हैं? मोस्ट अबंडेंट एल्कोहल्स जो आपके फॉस्फेट से जुड़ते हैं, मोस्ट अबंडेंट एल्कोहल्स जो जुड़ते हैं, सबसे पहला है कोलिन, दूसरा है इथेनॉल अमाइन, एंड तीसरा है सीरीन। कोलिन, इथेनॉल अमाइन और सीरीन, ये 3 मेजर एल्कोहल्स हैं जो जुड़ते हैं। तो जिस वाले फॉस्फोग्लिसराइड में प्रेजेंट होता है कोलिन, दैट इज नोन एज फॉस्फाटिडाइल कोलिन, दैट इज नोन एज फॉस्फाटिडाइल कोलिन। जिसमें प्रेजेंट होता है इथेनॉल अमाइन, दैट इज नोन एज फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन, दैट इज नोन एज फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन। एंड जहां पे प्रेजेंट होता है सीरीन, दैट इज नोन एज फॉस्फाटिडाइल सीरीन। एंड इस स्लाइड पर अब ये जो आप 3 फॉस्फोग्लिसराइड्स देख रहे हैं, फॉस्फाटिडाइल कोलिन, फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन एंड फॉस्फाटिडाइल सीरीन, ये आपके मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं। ये आपके मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड हैं, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स का क्वेश्चन आया तो आपको याद होने चाहिए कौन से हैं? फॉस्फाटिडाइल कोलिन, फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन एंड फॉस्फाटिडाइल सीरीन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव फॉस्फोग्लिसराइड्स हमने पढ़ा। अगली कैटेगरी क्या है हमारे पास? अगली कैटेगरी है हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्फिंगोलिपिड्स। सबसे पहले स्फिंगोलिपिड्स में जो बैकबोन है, स्फिंगोलिपिड्स की जो बैकबोन है, दैट इज स्फिंगोसीन, that is sphingosine, and sphingosine is actually a amino alcohol. Sphingosine is actually a amino alcohol.
अमाइनो एल्कोहल मतलब इसके पास अमाइन ग्रुप भी है एंड उसके साथ साथ एल्कोहल ग्रुप भी है। तो इसके जो अमाइन ग्रुप है उस पर जुड़ता है फैटी एसिड, उस पर जुड़ता है फैटी एसिड एंड एल्कोहल ग्रुप पे जुड़ता है फॉस्फेट एंड एज यूजुअल फॉस्फेट फर्दर कनेक्टेड होता है स्मॉल एल्कोहल से। फॉस्फेट फर्दर जुड़ा होता है स्मॉल एल्कोहल से। सबसे पहले स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स में बैकबोन जो है वो स्फिंगोसिन की है एंड स्फिंगोसिन इज एक्चुअली अमाइनो एल्कोहल। तो अमाइन ग्रुप के अमाइनो एल्कोहल है मतलब अमाइन ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। तो अमाइन ग्रुप से जुड़ता है फैटी एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज एल्कोहल से जुड़ता है आपका फॉस्फेट दैट इज स्मॉल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये जो आपने देखा स्फिंगोसिन पर जो फैटी एसिड जुड़ता है, स्फिंगोसिन पर जब फैटी एसिड लग जाता है तो उसे कहा जाता है सेरामाइड। स्फिंगोसिन पर जब फैटी एसिड लग जाता है तो उसे कहते हैं सेरामाइड। एंड सेरामाइड पर जब फॉस्फेट लगता है, एल्कोहल्स कनेक्ट करते हैं तो एक कंप्लीट स्फिंगोलिपिड बनता है। तो एक कंप्लीट स्फिंगोलिपिड बनता है। तो वहां पर जब हमने फॉस्फोग्लिसराइड देखा था तो एल्कोहल देखे थे, कौन कौन से एल्कोहल लग सकते हैं। तो यहां पर भी वही केस है, दैट इज एल्कोहल अगर हम लगाते हैं कोलीन, एल्कोहल अगर हम यूज करते हैं कोलीन, देन द स्फिंगोलिपिड इज नोन एज sphingomyelin. It is known as sphingomyelin that is most abundant sphingolipid. That is most abundant sphingolipid. तो फॉस्फोग्लिसराइड्स आपने देखे, उसी तरीके से मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड क्या है, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। तो फॉस्फोग्लिसराइड आए तो आप उसमें फॉस्फाटिडाइल कोलिन, फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फाटिडाइल सीरीन को टिक करेंगे। अगर उसके अलावा आपके पास अगर स्फिंगोलिपिड आएगा तो आप स्फिंगोमाइलिन को टिक करेंगे। इन केस फॉस्फोलिपिड आएगा तो फॉस्फोलिपिड में चारों सही होंगे, फॉस्फाटिडाइल कोलिन, फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फाटिडाइल सीरीन एंड स्फिंगोमाइलिन, चारों ही सही होंगे क्योंकि फॉस्फोलिपिड फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड दोनों को इंक्लूड करके बनता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे पहले तो ग्लाइकोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है आपके स्फिंगोलिपिड से, सिमिलर टू स्फिंगोलिपिड्स। अब सिमिलर कैसे है उसे समझिए। सिमिलर इसलिए है क्योंकि यहां पर भी बैकबोन जो है वो स्फिंगोसिन की है। बैकबोन इज ऑफ स्फिंगोसिन, बैकबोन इज ऑफ स्फिंगोसिन, लेकिन डिफरेंस भी तो है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ग्लाइकोलिपिड्स में फॉस्फेट इज रिप्लेस्ड बाय ग्लाइकोज। ग्लाइकोज क्या है, शुगर्स। ग्लाइकोज क्या है, शुगर्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में बैकबोन स्फिंगोसिन की होती तो है लेकिन फॉस्फेट नहीं होता, वहां पर शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। फॉस्फेट इज रिप्लेस्ड बाय शुगर्स। तो मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट, आपको एग्जांपल याद करना है, दैट्स इट। मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड होता है गैंग्लियोसाइड। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ग्लाइकोलिपिड है मतलब कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है, तो कहां पर होगा, सेल के बाहर की तरफ। तो मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड है गैंग्लियोसाइड। उसके बाद
लास्ट टाइप ऑफ लिपिड्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्टीरॉल्स, जिस पर क्वेश्चन आता है। तो हम इसको 3 कैटेगरी से पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो बैक्टीरिया में हमारे स्टीरॉल तो होते ही नहीं है। एनिमल में मोस्ट अबंडेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, एनिमल में प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, एंड प्लांट में प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल। कोलेस्ट्रॉल नहीं है बट कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टीरॉल जरूर होते हैं। तो ये तो हमने सारी चीजें देखी विद द हेल्प ऑफ थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, अब हम कुछ फिगर्स को देखते हैं। ठीक है, फिगर्स की हेल्प से हम देखेंगे कि क्या होने वाला है एंड क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो एक बार उनकी क्विक रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। दिस इज द फर्स्ट फिगर। ये फॉस्फोलिपिड को दिखाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो आपको समझाया, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और कोलिन। ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और कोलिन को जोड़ के बनता है पोलर हेड, एंड नीचे वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक। तो ये दिखाया गया। वही उसी को यहाँ पर आपको लाइंस के थ्रू, यहाँ पर आपको कार्बन मॉलिक्यूल्स के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पर इसको बॉल डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। सेम ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देन वी हैव योर फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल ये रहा, ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल अमाइन। सीरीन, ये रहा आपका ग्लिसरॉल, दिस इज योर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड, एसिड के साथ फॉस्फेट, एंड देन वी हैव योर सीरीन। फाइनली कोलिन, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन। स्फिंगोमाइलिन, तो स्फिंगोमाइलिन में एक ही फैटी एसिड जुड़ता है, क्योंकि स्फिंगोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली एक स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर है। स्फिंगोसिन में ऑलरेडी एक फैटी एसिड होता है, दूसरा एड ऑन किया जाता है, फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, एंड उसके साथ साथ हमारे कोलिन को ऐड कर दिया जाता है, दैट फॉर्म्स स्फिंगोमाइलिन। और यहाँ पर आप स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जहां पर ऑलरेडी एक फैटी चेन प्रेजेंट है। उसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं अपनी मेम्ब्रेन पे। तो मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं? पाल्मिटेट, स्टीरेट, ऑलेट एंड लिनोलेट। तो ये मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड्स हैं जो देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ गैंग्लियोसाइड्स, स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन के बाद फैटी एसिड लगाओ और उसके बाद शुगर्स एड ऑन कर दो, दैट फॉर्म्स योर ग्लाइकोलिपिड्स। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के पास सीरॉइड रिंग्स होती हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। एंड ये जो एग्जांपल्स आपको कराए हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नोट्स में आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो मूविंग फॉरवर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनता है, दैट इज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है कैसे डिपेंड करती है, कैसे चेंज करती है अपने आप को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, बहने की जो क्षमता है, फ्लो करने की जो क्षमता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो लिपिड पे डिपेंड करती है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है वो डिपेंड करती है लिपिड्स पर, डिपेंड करती है लिपिड्स पर। एंड उसके साथ साथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है यहां पर। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स। एंड कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स, जिसमें हम देखेंगे कि फैटी एसिड की जो चेन है
लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन क्या है, उस पर कैसे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन क्या है उस पर कैसे डिपेंड करती है। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सैचुरेशन अनसैचुरेशन कैसा है फैटी एसिड चेन का, सैचुरेशन अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। सो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स। कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड में देखते हैं कि जो फैटी एसिड की चेन है उसकी लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसी फ्लूइडिटी आती है, और सैचुरेशन अनसैचुरेशन है अगर बॉन्ड्स में तो कैसी आती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेम्परेचर के साथ। So if we have a high temperature and a low temperature, high temperature and low temperature. हाई टेम्परेचर मतलब हीट, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है कि हीट जो है वो बढ़ती जा रही है। हाई टेम्परेचर मतलब हीट बढ़ रही है, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आप कभी मॉलिक्यूल्स को, अगर आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है, दैट मीन्स मूवमेंट बढ़ गई। मूवमेंट ही तो फ्लूइडिटी है, मूवमेंट होना ही फ्लूइडिटी है। तो अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को हीट दी है, एनर्जी दी है, तो वो वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। हाई टेम्परेचर इज हीट, अगर हीट बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो मूवमेंट बढ़ गई, एंड मूवमेंट बढ़ गई तो डेफिनेटली फ्लूइडिटी भी बढ़ ही गई। उसके बाद लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग, ठंडा हो जाना। अगर फ्रीजिंग हो रही है, ठंडा हो रहा है तो ऑब्वियसली जमने लगेगा, मूवमेंट कम हो जाएगी, एंड मूवमेंट कम हो जाएगी तो फ्लूइडिटी भी कम ही हो जाएगी, तो फ्लूइडिटी भी कम ही हो जाएगी। तो ये है टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन की हेल्प से। लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, अगर शॉर्ट चेन्स हैं, अगर शॉर्ट चेन्स हैं, अगर शॉर्ट चेन है और यहां पर अगर आप देखो लॉन्ग चेन्स हैं, तो अगर शॉर्ट चेन है तो ध्यान से देखना, अगर शॉर्ट चेन है तो इंटरैक्शंस कम होंगी, शॉर्ट चेन है तो इंटरैक्शंस कम होंगी, लॉन्ग चेन है तो इंटरैक्शन ज्यादा होंगी। तो अगर इंटरैक्शन ज्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अगर इंटरैक्शन ज्यादा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और अगर जुड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली कम मूव करेंगे, कम मूव करेंगे तो फ्लूइडिटी कम होगी। शॉर्ट चेन लेस इंटरैक्शंस, और अगर कम इंटरैक्शंस हैं तो मूवमेंट ज्यादा है, अगर इंटरैक्शंस कम है तो मूवमेंट ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है तो फ्लूइडिटी भी ज्यादा है। अगर बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटरैक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या एक दूसरे को जाने देंगे, मूव करने देंगे, नहीं करने देंगे, तो वो फ्लूइडिटी को अफेक्ट करेगा। तो यहां पर लॉन्ग चेन में इंटरैक्शन ज्यादा है,
इंटरैक्शंस ज्यादा हैं, इंटरैक्शंस अगर ज्यादा हैं तो मूवमेंट कम है, मूवमेंट कम है तो फ्लूइडिटी भी कम है, मूवमेंट कम है तो फ्लूइडिटी भी कम है। लॉन्ग चेन्स तो इंटरैक्शन ज्यादा तो मूवमेंट कम तो फ्लूइडिटी भी कम। नेक्स्ट वी हैव saturation and unsaturation। सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड, सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपने देखा हो अगर आपने देखा हो कि जब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो स्ट्रेट चेन्स होती हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो स्ट्रेट चेन होती है। जब भी अनसैचुरेशन आता है तो एक बेंड आता है कार्बन की चेन में, एक किंक आता है। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की जो चेन है उसमें बेंड आएगा या किंक आएगा। अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है तो मॉलिक्यूल पास पास दिख रहे हैं। इसके कंपैरिजन में देखो, जब बेंड आया तो मॉलिक्यूल दूर हो गए ना। कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है। इधर जब बेंड आया तो मॉलिक्यूल दूर हो गए, लेकिन यहां पर कोई बेंड नहीं है तो मॉलिक्यूल पास पास है, दैट इज क्लोज पैकिंग है। तो अगर पास पास है, क्लोज पैकिंग है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास है, तो क्या एक दूसरे को मूव करने देंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे मूव, तो फ्लूइडिटी भी कम कर देंगे। लेकिन यहां पर जब दूर हो गए तो क्लोज पैकिंग कम हो गई, दूर दूर जाना शुरू हो गए। यहां पर दूर ही तो गए हैं, और दूर गए हैं तो एक दूसरे को आसानी से मूव करने देंगे, एंड मूव करने देंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ा देंगे। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्लोज पैकिंग बढ़ जाती है, एंड क्लोज पैकिंग जब बढ़ जाती है तो मूवमेंट कम हो जाती है, तो मूवमेंट कम हो जाती है, एंड मूवमेंट कम हो जाती है तो फ्लूइडिटी भी कम हो जाती है, फ्लूइडिटी भी कम हो जाती है। वहीं पर अगर डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो क्लोज पैकिंग कम होती है, क्योंकि दूर दूर जा रहे हैं, बेंड की वजह से दूर हो रहे हैं। क्लोज पैकिंग कम, क्लोज पैकिंग कम तो मूवमेंट ज्यादा, एंड मूवमेंट ज्यादा तो फ्लूइडिटी भी ज्यादा, फ्लूइडिटी भी ज्यादा। तो ये तो हो गया फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करती है। अब जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है, टेम्परेचर इज अ नेचुरल फिनोमेना, नेचर कंट्रोल करती है टेम्परेचर को, कंपोजिशन को मेम्ब्रेन देख सकती है। तो यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं फ्लूइडिटी बफर, कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं फ्लूइडिटी बफर। फ्लूइडिटी बफर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बफर आपने सुना होगा, लैब्स में हम पीएच बफर्स यूज करते हैं, वो पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो यहां पर फ्लूइडिटी बफर है तो ये क्या करता है? फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। कैसे करता है? अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो लिपिड राफ्ट्स बनाता है, अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो लिपिड राफ्ट्स बनाता है।
देखो अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो फ्लूइडिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और अगर उस केस तक पहुंच गई जब एक्सट्रीम फ्लूइडिटी हो गई तो सेल के अंदर बाहर कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है। फ्लूइडिटी अगर बहुत ज्यादा हो गई मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर होने लग गए, मूव करने लग गए, दूर दूर होने लग गए, दूर दूर हो जाएंगे तो सेल के अंदर बाहर कुछ भी आने और जाने लग जाएगा, वो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर लिपिड ड्राफ्ट्स बनते हैं जिससे फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है। एंड वहीं पर दूसरी तरफ अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होती है। बर्फ क्यों जमती है, आइस क्यों बनती है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है बहुत पास आ जाते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं और आइस बन जाती है। तो यहां पर फ्रीज कैसे होंगे, जब लिपिड मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे। लिपिड मॉलिक्यूल अगर बहुत पास पास आ गए तो फ्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स के बीच में आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, लिपिड्स के बीच में आ जाता है ताकि लिपिड्स एक दूसरे से दूर दूर रहें। अगर दूर दूर रहेंगे तो फ्रीज भी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से यहां पर फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा है। लो टेम्परेचर जब हो रहा है फ्रीज होने से रोक रहा है, फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा है। और हाई टेम्परेचर पर जब एक्सट्रीम लेवल तक फ्लूइडिटी होने के चांसेस हैं तो वहां पर फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब ये लिपिड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। लिपिड्स ड्राफ्ट वो रीजन है मेम्ब्रेन के जहां पर प्रोटीन और लिपिड्स की इंटरैक्शंस बढ़ जाती है। एंड आपने पहले पढ़ा इंटरैक्शंस बढ़ जाती हैं तो फ्लूइडिटी कम हो जाती है। तो लिपिड्स क्राफ्ट क्या है, स्पेसिफिक रीजन्स of membrane where lipid protein interaction increases. Lipid protein interactions increases. तो जब इंटरैक्शंस बढ़ जाती हैं तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड ये होते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये नहीं कि मेम्ब्रेन में एक बार बन गए तो हमेशा के लिए लिपिड ड्राफ्ट बन गए, नहीं, बनते और टूटते रहते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है। कहां कहां पर बनते हैं, जहां पर स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड रिच रीजन में बनते हैं। तो एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड ड्राफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड जो हैं वो आपके लिपिड ड्राफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर आप देख पाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है। तो इस वाले रीजन में लिपिड ड्राफ्ट जो है वो बन रहा है। उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन का। एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन क्या कहता है, मेम्ब्रेन कैसी है, बाइलेयर है। मेम्ब्रेन कैसी है, बाइलेयर है, 2 लेयर्स की बनी है। मेम्ब्रेन क्या है, बाइलेयर है। तो एक लेयर ये रही, ये एक लेयर, ऊपर वाली एक और लेयर, और ये नीचे वाली लेयर। तो ये एसिमेट्री ऑफ द मेम्ब्रेन क्या कहती है, एसिमेट्री ऑफ द मेम्ब्रेन ये कहती है कि दोनों की दोनों लेयर्स जो हैं या दोनों की दोनों लीफलेट्स जो हैं उनका कंपोजिशन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्या कहती है एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ both the layers or leaflets of membrane is not same. तो ये भी एक बार, 2 बार, 3 बार डेफिनेशंस की फॉर्म में पूछा गया है। एसिमेट्री का मतलब क्या है, जो मेम्ब्रेन है उसकी जो लेयर्स हैं या जो लीफलेट्स हैं उनका जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है।
तो फिगर के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिगर में एक्सोप्लाज्मिक मतलब सेल के बाहर की तरफ, एक्सोप्लाज्मिक मतलब सेल के बाहर की तरफ, साइटोसोलिक मतलब सेल के अंदर की तरफ। तो बाहर की तरफ स्फिंगोमाइलिन और फोस्फाटिडाइलकोलिन ज्यादा है। सेल के बाहर की तरफ मतलब आउटर लीफलेट पर, बाहर वाली लीफलेट पर, बाहर वाली लेयर पर स्फिंगोमाइलिन और फोस्फाटिडाइलकोलिन जो है वो ज्यादा है। और यहाँ पर साइटोसोलिक साइड पर फॉस्फाटिडाइलसीरीन, फॉस्फाटिडाइलइथेनॉल अमाइन और उसके साथ साथ यहाँ पर फॉस्फाटिडाइइनोसिटॉल ज्यादा है। ये थोड़ा सा दिख रहा है बट अगर नोट्स में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। बाहर वाली तरफ फॉस्फाटिडाइलसीरीन, फॉस्फाटिडाइलइथेनॉल अमाइन, फॉस्फाटिडाइलइनोसिटॉल जो है वो ज्यादा है। और कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ इक्वल है, वहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ इक्वल है। तो यहां पर फिनिश होता है हमारा मेम्ब्रेन लिपिड्स का पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो आपको लिए बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो पढ़ना है आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स, लिपिड लिंक प्रोटीन्स and finally your peripheral proteins. अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। इन फर्दर लेक्चर्स हम इनके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, लिपिड लिंक प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। इन्हें हम इंट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ये एम्फीपैथिक होते हैं, ये एम्फीपैथिक होते हैं एंड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, क्रॉस द मेम्ब्रेन और यू कैन से स्पैन द मेम्ब्रेन। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो एम्फीपैथिक पर आएगा कि इंटीग्रल प्रोटीन एम्फीपैथिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ क्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। और इसके साथ साथ अगर एक और पॉइंट लिखे तो ये टाइटली बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन से, इन्हें मेम्ब्रेन से निकालना बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चन यही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइटली बाउंड टू द मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस द मेम्ब्रेन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। टाइटली बाउंड टू द मेम्ब्रेन। वहीं पर लिपिड लिंक प्रोटीन्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली मेम्ब्रेन के लिपिड से कोवलेंट इंटरैक्शन से जुड़ते हैं। प्रोटीन्स दैट एसोसिएट विद मेम्ब्रेन लिपिड्स by covalent interaction, by covalent interactions। मेम्ब्रेन लिपिड लिंक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन लिपिड्स के साथ कोवलेंट इंटरैक्शन से जुड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी इंटरैक्शंस, कोवलेंट इंटरैक्शंस। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये किसी भी लिपिड से नहीं जुड़ते, ये इंटीग्रल प्रोटीन से जुड़ते हैं बाय नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस। पेरिफेरल प्रोटीन्स एसोसिएट विद इंटीग्रल प्रोटीन्स, एसोसिएट विद इंटीग्रल प्रोटीन्स बाय नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन एंड इन्हें मेम्ब्रेन से निकालना बहुत आसान होता है। तो ये होती हैं easiest to remove from membrane, easiest to remove from membrane, easiest to remove from membrane, मेम्ब्रेन से इन्हें निकालना बहुत आसान होता है।
तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इन फर्दर लेक्चर्स इसको और इलेबोरेट करेंगे जहां पर कुछ और फीचर्स को देखेंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट पर रखते हैं। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर फिगर्स भी देख पाओगे कि ये आपके इंटीग्रल प्रोटीन है, आप देख पा रहे हो, ये आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स। एंड उसके साथ साथ आज जो हमने कंप्लीट किया, तो आज जो हमने कंप्लीट किया दैट इज हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखा, लिपिड बाइलेयर और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जो फर्दर हम इलेबोरेट करेंगे। सो जो होमवर्क है, आपको लेक्चर रिवाइज करना है, इस लेक्चर को आपको डेफिनेटली रिवाइज करना है। दैट मीन्स एक बार में तो ये लेक्चर क्लियर होता ही नहीं है, तो 2 से 3 बार देखिएगा एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एंड एक बार फिर से बता देती हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पढ़ी, इंटीग्रल प्रोटीन टाइटली जुड़े होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन लूजली होते हैं तो इजी टू रिमूव होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्स में देखिए आपने एग्जांपल्स जो पढ़े, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोग्लिसराइड्स, मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड्स, मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स की जो स्टेटमेंट है या फिर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की स्टेटमेंट है कि वो सेल के बाहर की तरफ होते हैं, एक्सटीरियर में होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से बनते हैं। एंड डेफिनेटली जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पेपर्स को देखेंगे, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।